हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने साइंस सेक्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग सीरीज स्टार्ट करी है। तो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 को। अगर आपने केमिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के हम इस वीडियो में भी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी उनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द ग्रुप ऑफ मेटल्स आयरन, कोबाल्ट और निकल में बेस्ट कॉल्ड, कि ये जो आयरन, कोबाल्ट और निकल है, इस ग्रुप ऑफ मेटल्स को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज ट्रांजिशन मेटल्स, बी इज मेन ग्रुप मेटल्स, सी इज एल्कली मेटल्स और डी इज रेयर मेटल्स। देखिए, आपको इससे पहले एक अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट टेबल में कौन कहां अरेंज होते हैं। एक पॉइंट, एक नॉर्मल उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल किसको बिलोंग करते हैं? ये हमारे बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से मेटल्स को या कौन से ग्रुप को हम क्या क्या नाम देते हैं। आपको ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। यहां पर देखो 1, 2, 3 से लेके 18 तक बने हुए हैं। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और नीचे की तरफ क्या होते हैं, 7 पीरियड, जो कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पीरियड, और जो ऊपर से नीचे मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल्स में हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। अब इस तरह हर एक ग्रुप का नाम होता है। जैसे कि यहां पर इनको, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये इसको, जो ये फर्स्ट हो गया, ये जो पूरा है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कलीज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है। ये ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, मतलब ये इजीली रिएक्ट कर जाता है। अगर इसको कोई भी, मतलब कोई भी रिएक्ट करने के लिए मिले तो ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल से, ठीक है। इन बीच वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो, यहां से ये कुछ चेंज का काम करते हैं। पहले एल्कली मेटल, फिर यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ये ट्रांजिशन करेंगे, फिर उसके बाद अगला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल से आपने यहां पे ये 2 स्टार देख रहे होंगे, मतलब यहां से मेटल्स का कुछ ग्रुप उठा के नीचे रखा गया है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये लास्ट का ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप नंबर 18 है, इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। 7 वाली को क्या बोलते हैं, हम हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बोरॉन ग्रुप होता है, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप एंड फ्लोरीन ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम हैलोजेंस बोलते हैं। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो रीजन क्या होता है नोबल गैसेस बोलने का? क्योंकि इनका जो लास्ट का शेल है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, मतलब ये हाईली स्टेबल हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोला जाता है। तो अगर जैसे इसकी एल्कली मेटल्स की क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसी तरह ये ग्रुप 17 हैलोजेंस, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, और ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। इनको ब्लॉक्स के नाम से भी आता है, मतलब ये पहले 2 को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इन वालों को, 3 से लेके 12 तक। ये वाले जो हमारे 13 से लेके 17 तक होते हैं, इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि कौन कौन से क्या होते हैं। और देखो इनका ट्रेंड क्या रहता है कि नीचे की तरफ देखो क्या है, साइज बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, उससे बड़ा साइज हीलियम का होगा, सोडियम का हीलियम से बड़ा होगा, मतलब नीचे की तरफ साइज इंक्रीज होता है। और अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज तो उतना रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट क्या इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो उसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ट्रेंड क्या होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ग्रुप में ट्रेंड क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल्स ऐड होते रहते हैं, मतलब साइज बड़ा 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 होता जाता है। जबकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर शेल में फिल होते रहते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब यहाँ पर देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मेटल्स होते हैं, ये वाले पहला भी मेटल दूसरा मेटल है, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हें ये दिख रहे होंगे येलो वाले, ये यहाँ पर अलग दिखाए हुए हैं इस डायगोनल शेप में। तो ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और इसके आगे क्या शुरू होते हैं, नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, सारे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सारे क्या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नीचे लास्ट वाले क्या होते हैं हमारे हेलोजन्स, मतलब नोबल गैसेज होती हैं। और ये भी सारे हमारे क्या बीच वाले ये मेटल्स हैं। तो आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस सारे पीरियोडिक टेबल से आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा कि कौन सी चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है हैवी वाटर इज, कि जो हैवी वाटर है वो किसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी इज PH7, सी इज रेन वाटर, डी इज ट्रिटियम ऑक्साइड। तो देखिए जो हैवी वाटर होता है वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं D2O, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक आइसोटोप होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहां पर है प्रोटियम में क्या होता है, मतलब उसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ये होता है 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड वो ना ये वाला रिप्रेजेंट करता है ड्यूटेरियम को, तो D2O। और ये लास्ट वाला जो ट्रिटियम ऑक्साइड है वो थर्ड वाला है। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हम यूज कहाँ पे करते हैं, देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हमें वहां पर क्या करना होता है, जो एनर्जी निकल रही होती है किसी न्यूक्लियर फ्यूल से या रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने के लिए हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कूलेंट की तरह यूज भी कर लेते हैं। मतलब वो क्या करता है कि जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने में काम करता है, जो चेन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियर फिशन में रिएक्शन होती है। उसी तरह ग्रेफाइट रोड का भी यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब अगर हम बात करें यूरेनियम की, जब वो स्प्लिट होता है तो वहां से न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब वो न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इस तरह से चेन बनती जाती है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इनका काम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया, ये हमारा ग्रेफाइट हो गया, ये करते हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स है वो बहुत कम आगे पहुंचते हैं और उससे चेन रिएक्शन क्या होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो एनर्जी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का यूज करके। सो यहां पर पीएच है। अब पीएच आपको पता होगा कि हमें कैसे पता लगता है कोई एसिड है कोई बेस है, तो उसके लिए पीएच स्केल होती है, ठीक है। वहां से हमें लगता है कोई एसिड है या कोई बेस है। तो पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको इस तरह से बोलते हैं। अब रेन वाटर, ठीक है, जो वर्षा का पानी होता है तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जब उसकी पीएच कम हो जाती है, एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे चली जाती है, मतलब जब कोई पानी की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं। और वो जो हमारा ताजमहल है कैल्शियम कार्बोनेट से जो बनी चीजें होती हैं, संगमरमर जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए काफी हार्मफुल होती हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर रेन वाटर का यूज देखा गया है कि वो कहाँ पे चेंज हो जाता है, हमारा उसमें एसिड रेन में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा ए है, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। सो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है द केमिकल इथाइल मरकैप्टेन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग ए डिटेक्टेबल स्मेल ऑफ द गैस इज ए कंपाउंड ऑफ। हमें पता है कि जो हमारी एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसकी तो वैसे कोई स्मेल नहीं होती, बट उसमें क्या डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टेन को डाला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ही जो समय स्मेल आती है, जो कभी गैस लीक होती है तो वो किसकी आती है, इथाइल मरकैप्टेन की आती है। तो बोलते हैं वो कंपाउंड किसका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ब्रोमीन, बी इज फ्लोरीन, सी इज क्लोरीन एंड डी सल्फर। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सल्फर, कि जो हमारा इथाइल मरकैप्टेन है वो किसका कंपाउंड होता है, सल्फर का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2SH। तो ये फॉर्मूला होता है इथाइल मरकैप्टेन का। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये तो काफी नॉर्मल हो चुका है कि ये है क्या है,
कि इसको यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि गैस की स्मेल को, ठीक है, जबकि इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछा जा सके कि जो इथाइल मेरकैप्टन है वो किसका कंपाउंड है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सल्फर से बना होता है, अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CH2SH, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो सारे एसिड्स में कॉमन होता है। तो देखो जो एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, मतलब जो कौन से एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो एसिड्स में क्या होते हैं जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे एलिमेंट्स या फिर ऐसे हमारा जो मॉलिक्यूल जो स्प्लिट होता है तो वहां पर जब H पॉजिटिव रिलीज करे तो उनको क्या बोला जाता है, एसिड, और जो OH नेगेटिव को रिलीज करे उनको क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। तो यहां पर ही पूछा हुआ था कि कॉमन क्या होता है ऑल एसिड्स में, तो हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन होता है सभी एसिड्स में कॉमन। तो जैसे अगर मैं HCl की बात करूं तो देखो HCl एक एसिड क्यों, क्योंकि टूटता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। CH3 विनेगर, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये एक वीक एसिड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो वीक एसिड होता है उसको हम, वो एडिबल होता है, ठीक है, उसका हम यूज कर सकते हैं अपने खाने पीने में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। तो ये जब स्प्लिट होता था वो बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो देखो ये सारे जब स्प्लिट हो रहे हैं तो इनमें क्या निकल रहा है, इसमें H पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, सारे एसिड्स है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, या फिर हमारा अल्कोहल है C2H5OH। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इन दोनों में भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, जैसे इन दोनों में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा अल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया, इनमें भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, बट ये एसिड नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि एसिड की जो सिंपल पहचान होती है वो क्या होती है कि अगर ये स्प्लिट होते हैं तो क्या रिलीज करें, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करें, बट ये जब कभी स्प्लिट होते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करते, ठीक है। मतलब जब पानी में अगर इनको डाला जाए, ठीक है, ये पानी जैसे डाले जाएंगे तो ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे, जब आयंस की फॉर्म में टूटेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसी तरह ये H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव बन जाएगा। जबकि ये जब पानी में डालते ही H पॉजिटिव आयन में स्प्लिट नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको हम एसिड नहीं बोलते। तो ग्लूकोज हालांकि इसमें हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं है, वही रीजन है क्योंकि स्प्लिट होकर ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो ये सिंपल रीजन है इनके एसिड ना होने का। उसी तरह बेसिस में क्या होता है, हमने बोला कि OH नेगेटिव कॉमन होता है, कि जैसे NaOH हो गया, ये हमारा बेस होता है, ये कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ठीक है। तो जहां OH नेगेटिव होगा वो बेसिस की पहचान होगी, जहां पे H पॉजिटिव रिलीज होगा वो एसिड्स की पहचान होगी, और इसी की वजह से ये जो फ्री आयंस होते हैं इन्हीं की वजह से ये कहते कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो लिक्विड में कनेक्टिविटी होती है वो इनकी फ्री जो एसिड और बेसिस होते हैं इनकी वजह से होती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वजह से, तभी कंडक्ट कर पाते हैं लिक्विड मीडियम में, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए का हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा हुआ है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, कि जो नॉन स्टिक कुकिंग हमारे पास बर्तन होते हैं उनको उनके ऊपर किस चीज की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज टेफ्लॉन, बी इज PVC, सी इज ब्लैक पेंट, डी इज पॉलीस्टाइरीन। तो देखिए जो भी हमारे कुकिंग बर्तन होते हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो आपने नॉन स्टिक पैन वगैरह देखे होंगे तो उनके ऊपर जो कोटिंग होती है किस चीज की होती है, टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर भी। अब PVC है, PVC तो हमने कई बार सुन रखा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक होती है, हम जो भी अपनी पाइप घरों में यूज करते हैं, ठीक है, उसके जो पाइप्स होती हैं वगैरह वगैरह इससे PVC की बनी होती हैं, तो इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है विल बी द राइट आंसर, कि टेफ्लॉन को यूज किया जाता है कोट करने के लिए नॉन स्टिक बर्तनों को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, ठीक है, कि मोनाजाइट किसका ओर होता है। तो ओर सिंपली क्या होता है कि जो अर्थ से रो फॉर्म में जब हम कोई भी एलिमेंट को निकालते हैं तो उसके साथ बाकी और ज्यादा इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो जो मोनाजाइट होता है वो किसका ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज टाइटेनियम, बी जिरकोनियम, सी आयरन, डी थोरियम। तो देखो जो हमारा मोनाजाइट होता है वो किसका ओर होता है, थोरियम का ओर होता है। अब आपको 5 से 7 जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं
उनके पता होना चाहिए कि उनके नाम क्या क्या होते हैं, मतलब वो किस किस के और होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर जैसे उन्होंने आयरन दिया हुआ है, तो आयरन का आपको पता होगा कि मैग्नेटाइट होता है इसका। ठीक है, आयरन का और क्या होता है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है ठीक है, साइडराइट भी होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि आयरन में इसका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और साइडराइट। उसी तरह अगर एल्यूमिनियम का पूछा जाए कि एल्यूमिनियम का क्या होता है, एक तो बॉक्साइट होता है, ठीक है, एक एल्यूनाइट भी होता है, ठीक है, एक क्रायोलाइट भी होता है। तो ये किसके हो गए, एल्यूमिनियम के मेन और जो पता होने चाहिए, बॉक्साइट, एल्यूनाइट और क्रायोलाइट। ठीक है, उसी तरह बाकी भी जैसे पूछा गया जिंक, जिंक किसका होता है, जिंक क्या होता है, गैलेना। ठीक है, तो यहां पर आपको ओर्स पता होना चाहिए मेन एलिमेंट्स के। ठीक है, और जैसे मैग्नीशियम का और पूछा गया, ठीक है, कि मोनाजाइट हो गया, जैसे थोरियम का, कि मैग्नीशियम क्या क्या होता है, तो बताइए कि मैग्नीशियम का और क्या होता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये किसका और होता है। तो आपको इस तरह से 10 से 15 एलिमेंट के ओर्स के नाम पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम किसका और होता है, आयरन किसका होता है। उसी तरह जैसे मरकरी, Hg, इसको और को क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग ओर्स के नाम पता होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा मोनाजाइट है वो किसका और होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओर ऑफ थोरियम। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा हुआ है, सोडा वाटर कंटेन्स, कि सोडा वाटर में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोनिक एसिड, बी इज सल्फ्यूरिक एसिड, डी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज नाइट्रस एसिड। तो देखो जो सोडा वाटर क्या होता है, वो सिंपली क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। मतलब ये क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनेटिक जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है वो क्या होता है हमारा H2CO3। ठीक है, मतलब बनता कैसे, अगर वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी CO2, तो ये बन जाता है H2CO3। तो इसको क्या होता है, हाई प्रेशर के ऊपर जब वाटर के अंदर हाई प्रेशर में जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सोडा वाटर बन जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड, आपने सुना होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें होता क्या है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो वो क्या होता है, H2CO3। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है वो अराउंड 3 से 4 तक होती है। इसकी जो पीएच होती है सोडा वाटर की वो 3 से, मतलब एसिडिक नेचर का होता है, ये 3 से 4 के अराउंड इसकी पीएच होती है। तो वो होता क्या है, हमारा कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, H2SO4। ठीक है, अब है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस। अगर नाइट्रस एसिड पूछा जाए तो इसका क्या होता है, HNO2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। सो यहां पर जो सोडा वाटर था उसकी क्या था आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक एसिड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अभी हमने डिस्कस करके हटे थे कि जो एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर इज गैलेना, बी इज कैलामाइन, सी इज कैलेसाइट, डी इज बॉक्साइट। तो आपको पता होगा कि जो एल्यूमिनियम का और क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, उस तरह कैलामाइन दिया हुआ है, गैलेना दिया हुआ है। देखो गैलेना किसका होता है, तो गैलेना किसका होता है, जिंक का और होता है गैलेना। ठीक है, और कैलेसाइट दिया हुआ, कैलामाइन दिया हुआ है। तो ये बताइए किसके किसके और होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कैलामाइन किसका और होता है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ और ऑफ कैलामाइन। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो उसका जो राइट आंसर था क्या था, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा हुआ है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, कि सोडियम मेटल को कहां पे रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज पेट्रोल, बी इज अल्कोहल, सी इज वाटर, डी इज कैरोसिन। ठीक है, तो देखो जो सोडियम मेटल को रखा कहां पे आता है, ऑप्शन नंबर डी, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन के में रखने का रीजन क्या है, कि जो सोडियम मेटल होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ये एयर में प्रेजेंट रहेगा, तो अगर सोडियम प्रेजेंट रहेगा ये वाटर से रिएक्ट करके, ठीक, क्या बना देगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और वहां से H2 गैस निकलेगी। ठीक है, H2 गैस निकलेगी और ये जब गैस निकलेगी तो उसके साथ बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। तो ये अमाउंट इतनी, जो हीट का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि ये जो हाइड्रोजन इसको क्या लग जाती है, ये आग लग जाती है।
तो इसलिए जब कभी भी आप अपने एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे, तो जब कभी पानी में उसको डालते हैं सोडियम को, तो क्या होता है एकदम से थोड़ा सा उसमें से फायर निकलता है, ठीक है। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा वहां से आग निकलेगी। तो होता क्या है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, उसमें उसके साथ जो हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन को आग लग जाती है। उसी तरह सोडियम के साथ एक पोटेशियम, इसको भी कहाँ रखते हैं, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम को कहां पर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ताकि ये एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सकें, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं और जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये हाइड्रोजन बनाएंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, उसकी वजह से ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये हर किसी से रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे चाहे गर्म पानी हो ठंडा पानी हो, मतलब इनको उस वाटर का प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनको कहां पे डिप किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में डिप किया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी था हमारा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इनको ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो हमारा ग्रुप नंबर 1 होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कली। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं एल्कलीज, और ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। रीजन वही है कि इनके जो लास्ट शेल में है, इस पूरे ग्रुप के लास्ट शेल में ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये फर्स्ट जो ग्रुप होता है, सभी के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को सबसे इजिली लूज कर पाते हैं, उसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी था, कैरोसिन विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर, कि ये दो एलिमेंट्स जिनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए, वो कौन से होते हैं एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज बोरोन एंड एल्यूमिनियम, बी इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सी इज इरिडियम और टंगस्टन, डी इज नायोबियम एंड कोलंबियम। तो इनमें से किसका यूज किया जाता है, तो देखो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर्स में इनको जब हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जिसमें डोपिंग की जाती है, मतलब इंप्योरिटी डाली जाती है। वो इंप्योरिटी कौन सी हो सकती है, या तो सिलिकॉन की हो सकती है या तो जर्मेनियम की हो सकती है, ठीक है, जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि हमने जब सिलिकॉन डाला तो यहां पर क्या होता है कि एक वेकेंट स्पेस रह जाती है, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, होल। तो यहां पर जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, इस होल की वजह से होती है, कि ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो ये यहाँ जंप करके आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जब होल की वजह से कंडक्शन होती है, ठीक है, तो वो सिलिकॉन के केस में होती है। अगर जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब सारे फील्ड होते हैं, सारे फील्ड होंगे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर बचा रहेगा, तो वो कभी इसको रिमूव कर देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये कभी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। उस तरह जब ये बाहर निकलेगा तो इस तरह से ये मूव करते रहेंगे, और यही रीजन होता है इनकी कंडक्शन का, ठीक है। होल्स और पूछा जा सकता है कि इनमें मेन रीजन क्या है, कौन कंडक्शन करते हैं, तो पूछा जा सकता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है ट्रांजिस्टर्स में, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये कौन सी टर्मिनल डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल निकले लगे होते हैं, और 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक तो हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक क्या होता है, पीएनपी, ठीक है। इसका मतलब है जब पी टाइप 2 एन टाइप के बीच में सैंडविच किया होगा, और यहाँ पर जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर 2 पी टाइप्स के बीच में सैंडविच किया होगा। तो 2 तरह के याद रखने, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है, और ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, और जो कंडक्शन होती है वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और उनमें जो इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं वो कौन सी की जाती हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। सो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स आर। हमने देखा होगा समुद्र के अंदर जो मोती मिलते हैं, पर्ल मिलते हैं, ठीक है, तो उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किससे बनते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, बी इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी इज एरेगोनाइट एंड कोचियोलिन, डी इज अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। सो देखिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पर्ल्स का वो क्या होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो पर्ल्स बनते हैं ये किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनते हैं।
अब देखो जो पर्ल की मेन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो क्या लस्टर्स होना चाहिए, मतलब चमकदार होना चाहिए। तो उनके लस्टर का रीजन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, तीनों के वजह से उसकी रिफ्लेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसी की वजह से अब इनका जो इतना प्राइस ज्यादा होता है वो मेन प्रॉपर्टी इनकी लस्टर्स होती है, या तो इनका साइज कितना है, ठीक है, और इनकी कितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है उसके ऊपर भी बेस करता है। तो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। तो ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, और उसकी वजह से इनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी आती है। तो बने किससे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। और यूज कहां पे होता है, ज्वेलरी में। आपको पता है पर्ल्स का यूज बहुत ज्यादा, मोती का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो मेन रीजन तो वही है कि उनका जो साइज कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू होती है, उनमें रिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा हो रही है, कितने ज्यादा चमक रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। लस्टर्स कितने हैं वो, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कि इनमें से कौन से केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, जब कभी भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जो रिएक्टेंट एलिमेंट्स होंगे, कोई भी रिएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। जो उसकी प्रॉपर्टी आएगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम रहती हैं। तो ये डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में। तो यहां पर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से हमारे केमिकल चेंजेस हैं। ऑप्शन नंबर इज कुकिंग ऑफ फूड, बी इज डाइजेशन ऑफ फूड, सी इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डी इज वाटर इज हीटेड अप। सो देखिए यहां पर जो कुकिंग ऑफ फूड है, जब फूड कुक होता है तो उसमें क्या आता है, केमिकल चेंज आता है। ऑप्शन नंबर बी डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है कि जो फूड डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, जब वाटर फ्रीज होता है तो भी वो जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, वाटर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह जब वाटर को हीट करते हैं तो उस केस में भी क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जब पहले जो बना होगा इनिशियली जब वो होगा और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। उसी तरह अगर पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये क्या है हमारा केमिकल चेंज। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन बताना कमेंट में कि क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो बेस की प्रॉपर्टी वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम। ऑप्शन नंबर बी इज दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ऑप्शन नंबर सी इज दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एंड ऑप्शन नंबर डी इज दे आर बिटर टेस्ट। सो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं कि ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं एसिड्स को जब उनसे रिएक्ट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी दे आर बिटर इन टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है और उनका जो टच होता है वो काफी सोपी टच होता है, ठीक है। बट जो ये ऑप्शन नंबर सी है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें 2-3 बातों का और पता चला कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, जब कभी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने हमारा एसिड है HCl और इसने अगर रिएक्ट किया बेस से कास्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा सोल्ट NaCl और बाहर का निकल जाएगा वाटर दैट इज H2O। तो देखो ये एसिड था, ये बेस था, इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या होना है, सोल्ट एंड वाटर। तो इसलिए ये करते हैं दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसी तरह जैसे हमारे पेट में क्या होता है, जब कभी भी बहुत ज्यादा इनडाइजेशन हो जाती है, मतलब वो जब बहुत ज्यादा बेस या एसिड ज्यादा बन जाता है पेट में, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं, ठीक है, या मिल्क को मैग्नीशिया लेते हैं। आपने देखा होगा इनो का भी यूज किया जाता है। तो इनो बेसिकली करता क्या है, वो एक बेस होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है हमारे पेट में एसिड से, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको थोड़े टाइम के बाद रिलीफ मिल जाता है। तो सिंपली होता क्या कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, मतलब दोनों के रिएक्ट करने से ये बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये
रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। अब एसिड और बेसिस को ना मेजर करने के लिए कि किसका कितना पीएच है, तो इसके लिए क्या होती है, पीएच स्केल होती है। तो पीएच स्केल में क्या होता है 0 से लेके 14 तक के मार्क होते हैं और बीच में क्या होता है 7। तो जो 7 से इधर के साइड के होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और 7 से 14 तक के क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो जितना ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मतलब 7 से अगर सपोज करो 1 और मैंने 2 लिखा है 3, अगर पूछा जाएगा कि 1 और 3 में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जो जितना ज्यादा लेफ्ट पे होगा मतलब 1, तो यहाँ पर 1 की ज्यादा एसिडिटी होगी एज कम्पेयर टू 3 के। ठीक है, बट बेसिस में क्या होते हैं, जैसे हम राइट साइड की तरफ मूव करते जाएंगे बेसिस का जो बेसिक करेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर 8, 9 या यहाँ 14 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो बेसिक करेक्टर होगा 14 वाले का ज्यादा होगा, ठीक है, और 9 वाले का कम होगा। तो उसी तरह अगर हम इसे अब अलग अलग बेस के बाद उसकी पूछा जाता है, जैसे HCl, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसकी जो पीएच होती है वो 1.2 के अराउंड होती है। जो हमारा लेमन होता है, ठीक है, लेमन वो भी काफी एसिडिक होता है, उसकी पीएच वो 2 के अराउंड होती है। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली क्या होता है, बेसिक होता है, 7.8 एंड 7.8 के अराउंड उसकी क्या होती है, पीएच होती है। ठीक है, जो हम वाटर पानी पीते हैं तो उसकी वो भी क्या होता है 7.12 के अराउंड ही होता है। ठीक है, मतलब वो भी पूरा तेरा बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है 7 पे। वैसे उसको 7 मान लेते हैं, अगर ऑप्शन में 7 होगा तो अपने वही लगाना है। ठीक है, बट वो 7.12 के अराउंड या 7 से लेकर 7.4 तक हो सकता है उसका करेक्टर। अगर हम कास्टिक सोडा की बात करते हैं NaOH, तो ये क्या होता है, इसकी 12 से लेकर 14 तक मानी जाती है पीएच। ठीक है, और वैसे पीएच इसकी कितनी होती है, मतलब हाईली बेसिक होता है ये, इसकी पीएच क्या होती है 12 से लेकर 14 तक की होती है। तो इसी तरह से आपको मेन चीजों की पीएच पता होनी चाहिए। जैसे रेन वाटर की पीएच की जब कभी भी 5.5 से कम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 5.5, तो जो रेन वाटर वो क्या बन जाएगी, एसिड रेन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजों की पीएच पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था विल बी द राइट आंसर, की जो बेसिस है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करते। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट डोवर्नियर ट्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डोवर्नियर ट्राइड के बारे में पता होना चाहिए कि डोवर्नियर ने किया क्या था। तो देखो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था कि हमें एलिमेंट्स, अब देखो एलिमेंट्स अगर ऐसे ही पढ़े रहेंगे तो उनको समझना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना, उनको असेंबल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ठीक है, किसी केमिस्ट ने, ठीक है, वो जो डोवर्नियर थे वो, तो उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कि एलिमेंट्स को हमने अरेंज कैसे करना है, कि किस तरह से अरेंजमेंट की जाए ताकि उनके कैरेक्टर्स को पढ़ने में इजीनेस हो सके। तो फर्स्ट हमारे केमिस्ट कौन थे, वो डोवर्नियर थे, जिन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी थी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर टेबल में। तो उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा वो ट्रायड का ग्रुप था। तो उन्होंने लॉ क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने 3 के ग्रुप बनाए जिसको बोला ट्रायड। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मास होगा फर्स्ट और अगर थर्ड एलिमेंट के मास को प्लस करें और उसका एवरेज लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो सेकंड एलिमेंट के जो मास होगा उसके इक्वल आएगा। तो जो उनका जो ये ट्रायड वाला रूल था ये 2-3 ग्रुप्स के लिए तो फॉलो हो पाया, ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे और हाई लेवल के ऊपर, हाई मासेस की एलिमेंट्स के ऊपर बढ़ते गए तो वहां पर ये फॉलो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर फॉलो कहाँ हो पाया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये ट्रायड में फिट हो गए थे। उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये फिट हो गए थे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यहाँ पर ये वाले फिट हो गए और ये वाले फिट हो गए थे। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये वाले फिट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है विल बी द राइट आंसर, कि यहाँ पर जो डोवर्नियर ने ट्रायड दिया था उसमें फिट कौन से नहीं हो पाए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये था जो नहीं फिट हो पाए थे। तो उसके बाद जो आगे डिस्कवरीज करी थी फिर न्यूलैंड ने करी थी, और ये इनका बेस क्या था इन सभी को कैटेगराइज करने का। तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था कि एटॉमिक मास, ये मानते थे कि एटॉमिक मास ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना शुरू किया था। बट उन्होंने ये बोला था कि जैसे संगीत में 8 सुर होते हैं तो 8 हर एक के बाद कहते हैं रेपिटेशन आती है, तो उन्होंने बोला कि जो हर एक फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होगा जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट से ही सिमिलर होंगी। तो इनका रूल भी जो लो मास के एलिमेंट्स थे, मतलब 20 के राउंड या 30 के राउंड तक इनका ये लॉ फॉलो हो पाया था, बट उसके बाद इनका लॉ भी फॉलो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट हमारे थे मेंडलीव आए थे। मेंडलीव ने भी उन्होंने फिर प्रॉपर्टीज ली थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए कि
कौन कौन सी डिस्कवरीज कब हुई थी, मतलब उनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले डॉवर्नियर ने कोशिश करी थी, फिर हमारे न्यूलैंड ने किया था, फिर तीसरा हमारा कौन सा था, मेंडलीव आए थे, और लास्ट में बन गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये जो तीनों थे हमारे डॉवर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव, इन तीनों ने बेस क्या लिया था, एटॉमिक मास को। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो लाई करता है वो कौन सा, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो मोस्टली हर एलिमेंट से कंबाइन कर जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो भी मोस्ट एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर पाए थे। ठीक है, बट फिर भी वो उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में वो नहीं बता पाए थे, तो इसकी कुछ कमियों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व किया था। उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी भी कि हाइड्रोजन एक, देखो हाइड्रोजन दोनों केसेस में आ सकता है, हाइड्रोजन हम फर्स्ट ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को हम जो हमारे 17 ग्रुप है, मतलब जो हेलोजेंस वाला है वहां उसकी प्रॉपर्टीज को भी रिजेंबल करता है, तो इसलिए अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा होगा, मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए या 17 ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी। बट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे पहले किसने इनिशिएटिव लिया था, किसने शुरुआत करी थी, वो डॉवर्नियर थे, फिर सेकंड पे न्यूलैंड आए थे, तीसरे पे मेंडलीव थे, और फोर्थ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया था। तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, और यहाँ पर जो ट्रायड में नहीं थे वो कौन से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, किनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को एलिमेंट स्टेटमेंट दी हुई है कि द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसल्स, कि जो सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं मिसल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बोला हुआ है कि सोप मिसल्स कैन नॉट स्कैटर लाइट, कि लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो ऑयली डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, कि जो डर्ट है वो मिसल के सेंटर में आके कलेक्ट हो जाती है। तो पूछा हुआ है कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में बोला हुआ है कि बोथ 1 एंड 2, बी में बोला है 1 एंड 3, सी में 2 एंड 3, और डी है 1, 2 एंड 3। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको बोलते हैं मिसल्स, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला है सोप मॉलिक्यूल कैन नॉट स्कैटर लाइट, तो ये गलत है, इनका साइज इतना तो होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर पाए, कि सोप मॉलिक्यूल्स कहते हैं लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। थर्ड है ऑयली डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल, तो ये बिल्कुल सही है कि जो डर्ट है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, मिसल के सेंटर में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3, सो यहाँ पर 1 और 3 कहाँ पर है, बी में। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। तो देखो जब कभी सोप एक्ट करता है तो सोप होता क्या है, ये सोडियम सोल्ट होता है। ठीक है, कैल्शियम उसका सोडियम सोल्ट होता है स्टीरेट एसिड का, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है C17H35COONA, ये सिंपल हमारा कहते हैं सोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। तो ये जो इतना सा पोर्शन होता है, ठीक है, इतना पोर्शन होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिसको फोबिया वाटर से, जो वाटर से दूर भागे। ठीक है, मतलब ये वाटर से दूर भागेगा ये वाला पार्ट, और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सिंपली देखो जब होता क्या, जब हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये चेन बनती है इस तरह से, मतलब ये जो पार्ट होता है वो ये चेन होती है और लास्ट में ये सोडियम अटैच होता है। तो ये जो पूरी चेन होती है ये डर्ट पार्टिकल से अटैच हो जाती है। सपोज करो कि ये हमारा डर्ट पार्टिकल है, तो ये चेन ऐसे कलेक्ट हो जाएगी आपस में, इसे डर्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेंगे चारों तरफ से, और इसके लास्ट में क्या लगा, सोडियम लगा होगा, ये वाटर की तरफ सेंटर्ड होगा, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा होगा, और ये जो चेन होगी ये किससे रिएक्ट करेगी, ये इसको चेन बोलते हैं, ये चेन कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, ये जो इस तरह से लिखते हैं हम, मतलब यहाँ कार्बन लगे हुए हैं जो यहाँ पर ये पॉइंट्स है। तो ये जो डर्ट पार्टिकल से अटैच हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब इस तरह से और पार्टिकल्स भी अटैच हो जाएंगे, फिर आपस में ये रिपेल करेंगे आपस में, जब ये रिपेल करेंगे तो इस पार्टिकल को छोटे छोटे और पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। ठीक है, अब इस तरह से ये छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे, इसको जब रब करते हैं तो यहां से डर्ट बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो ऑयल से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता नहीं है। इस तरह जब इसको हम रब करेंगे तो क्या होगा, मिसल्स बनेंगे, इसको बोलते हैं मिसल्स।
तो ये जो मिसल्स और छोटे पार्ट्स में टूटेंगी, उनको जब रब करेंगे तो ये वाटर के थ्रू क्या होंगी, मतलब उससे रिएक्ट नहीं करेंगी और हम धोएंगे तो बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपली हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है। ये वाली जो चेन है इतना सा पार्ट, ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती है, और जो लास्ट वाला सोडियम अटैच होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये जो सारे क्या मिलके डर्ट पार्टिकल पे अटैच हो जाते हैं और इसको बोलते हैं मिसल्स, और इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जब लास्ट में इसको हम रब करते हैं तो वहां से डर्ट बाहर निकल जाती है और उसको क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बोलते हैं। तो हमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ था कि जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं मिसल बनाते हैं और वो कलेक्ट हो जाती है सेंटर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी था विल बी द राइट आंसर। तो अब आपको ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप समझ आ गया होगा। ये जो सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो सोप होता है हमें पता है कि वो जो हमें पता है कि हार्ड वाटर का क्या बनाता है, ये ज्यादा लेदर नहीं बना पाता, ठीक है। देखा होगा सर्दियों में आपने सोप क्या रहता है, हाथ में लगाते हैं, उसकी झागी नहीं बनती इतनी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि लेदर, उसको बोलते हैं लेदर, कि वो लेदर नहीं बना पाता हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। जबकि सॉफ्ट वाटर के साथ बारिश के पानी के साथ देखना सोप को लगा के आपको बहुत ज्यादा स्लिपी स्लिपी सा फील होगा, क्योंकि वो क्या होता है सॉफ्ट वाटर होता है। तो उसके साथ सोप क्या है, इजिली रिएक्ट कर लेता है, और उसमें जो सॉफ्ट की बेसिस है वो भी बहुत कम होती है। जबकि हार्ड वाटर में सॉफ्ट की बेसिस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो लगता नहीं है, लेदर काफी कम बनती है, तो बेसिस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी था विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द बिलो, कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर बताइए क्या होता है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज पीएच ऑफ स्टमक एसिड, जैसे मतलब HCl की पीएच हमसे पूछी हुई है, मतलब ये स्टमक एसिड में HCl, ये HCl की पीएच है, ठीक है। पीएच ऑफ लेमन जूस 2.0 होती है, पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5 होती है, और पीएच ऑफ कास्टिक सोडा इज 5। तो यहाँ पर देखो मैंने पीएच अभी आपको कास्टिक सोडा की बताई थी, वो अराउंड 14 होती है, मतलब 12 से लेकर 14 के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज पीएच ऑफ कास्टिक सोडा, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हाईली बेसिक होता है। तो इसकी पीएच क्या होती है, 12.5 नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो रेन वाटर है, लेमन जूस है, स्टमक एसिड है, इसकी पीएच यही होती है 1, 2 and 5, मतलब ये हाईली एसिडिक होता है। और लेमन जूस भी क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर के ऊपर हम इसको डालते हैं, मतलब जो अगर आपने टेस्ट करना हो कि किसकी एसिडिटी कितनी ज्यादा, कौन कितना बेसिक है, तो एक स्ट्रिप सी होती है, उसको डिप करिए आप इसमें लेमन जूस में, उस पर कलर आएगा। फिर वहां पर उन्होंने स्केल दी होती है कलर्स के अकॉर्डिंग, कि 7 के लिए स्केल कलर कौन सा होगा, 6 के लिए कलर कौन सा होगा, उस कलर से मैच करके आपको पीएच पता लग जाएगी, इस पर्टिकुलर कोई भी हमने जो लिक्विड लिया हुआ है या जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी पीएच कितनी है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा विल बी द राइट आंसर। तो बाकी आपने इनकी पीएच भी याद रखनी है, ए बी और सी में जो दिए हुए हैं हमसे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में बोला हुआ है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, कि जो सैंड और नेफ्थलीन है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी इज सब्लिमेशन, सी इज क्रोमेटोग्राफी, डी इज एनी ऑफ देम। सो देखो जो नेफ्थलीन और सैंड का मिक्सचर है उसको जो हम अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, सब्लिमेशन का यूज करते हैं। अब सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है, जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली चेंज किसमें हो जाए, गैसेस फॉर्म में, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस जिसमें चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो देखो नेफ्थलीन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए सैंड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सैंड वैसा रह जाएगा और नेफ्थलीन को गैसी फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सब्लिमेशन के थ्रू उसको हम अलग कर सकते हैं। अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया हुआ हमें, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कहां पे करते हैं, जब कभी भी दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और जिनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफी कम होता है, मतलब अराउंड 25 डिग्री से कम होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस, तो वहां पर यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर एक उसमें ग्लास की बॉल्स डाली जाती हैं और बाहर थर्मोमीटर लगाया जाता है। अब सपोज करो दो लिक्विड लिए हुए हमने, एक का जो टेम्परेचर है वो 50 है, एक का 75 है, तो क्या होगा 50 के अराउंड जब टेम्परेचर आ जाएगा तो हम टेम्परेचर को 50 के अराउंड सेट कर देंगे और वहां से वो जो 50 वाला हमने लिक्विड लिया होगा वो वहां से इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। और आगे क्या होता है, एक हमने हाईली जो कूल्ड लिक्विड होता है, मतलब ठंडा पानी रोटेट कर रहा होता है एक पाइप में से, वहां से जब लिक्विड पास करता है बाद में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं एक अलग वेसल में, तो वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहां पे किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड में अगर ड्रग वगैरह है उसका टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि लिक्विड की ड्रग में कितना
कि हमारे ब्लड में कितना ड्रग है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में यही होता है कि कितना लिक्विड मूव कर रहा है, एक उसका पेपर होता है। ठीक है, वहां पे देखना है कि ये कितना मूव कर रहा है लिक्विड ऊपर की तरफ, तो वहां से क्या होता है कि हम अलग अलग पिगमेंट्स को निकाल पाते हैं। तो इसका मेनली यूज वही किया जाता है कि जो ब्लड के अंदर ड्रग वगैरह को फाइंड करने के लिए इसका टेक्निक का यूज किया था क्रोमेटोग्राफी का। सो होप सो आपको ये तीनों ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब कभी भी हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो हमें उनके पार्टिकल इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उनके बीच में हम फर्क नहीं कर सकते। कि अगर मैं बात करूं, जैसे अगर ऑयल में वाटर डालते हैं और अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, तो अलग अलग लेयर्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। कि अब जो दो पार्टिकल्स मिले हम उनको लेयर्स को डिस्टिंग्विश न कर पाए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च एंड शुगर, बी इज मिथेनॉल एंड वाटर, सी इज ग्रेफाइट एंड चारकोल, डी इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है कि मिथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, जो मिथेनॉल एंड वाटर है जब इसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो यहाँ यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो 19 क्वेश्चन मतलब काफी इंटरेस्टिंग है ये। सो 19 में देखो क्या पूछा हुआ है, येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज। ठीक है, कि येलो केक किसको बोलते हैं जो जिसकी स्मगलिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ क्रूड फॉर्म ऑफ हीरोइन, बी इज ए क्रूड फॉर्म ऑफ कोकीन, सी इज यूरेनियम ऑक्साइड और डी इज अनरिफाइंड गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर येलो गोल्ड किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी को, यूरेनियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है येलो गोल्ड बोला जाता है इसको। क्योंकि हमें पता ही है यूरेनियम कितना ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है, इससे हम बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसका काफी स्मगलिंग की जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, येलो केक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड को। तो आपने याद रखना है कि इनके इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि येलो केक किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड को। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय, कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू किसने डिटरमाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज जे थॉमसन, बी इज आर ए मिलिकन, सी इज रदरफोर्ड, डी इज चैडविक। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे दो ऑप्शन में कि न्यूक्लियर को जो अगर किसी ने एक ही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो तो मार देंगे कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज जे थॉमसन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन। कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर आपसे पूछा जाए तब तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे थॉमसन। बट आपसे पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैल्यू है, कि जो चार्ज है उसको किसने डिटरमाइन किया था, तो उसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज आर ए मिलिकन। कि आर ए मिलिकन ने बताया था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, और होता कितना है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह चैडविक दिया हुआ है। चैडविक ने क्या किया था, उसकी डिस्कवरी क्या थी हमारी, न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब अगर बात करते हैं रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने क्या अल्फा रेस के बारे में बताया था कि जो सेंटर के अंदर, क्योंकि उन्होंने अल्फा रेस ट्राई करी थी, तो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और आसपास की स्पेस क्या होती है, सारी खाली होती है, वो भी रदरफोर्ड ने बताया था। अल्फा रेस का एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट, तो वो किया था रदरफोर्ड ने, और किसके बारे में बताया था, अल्फा रेस के बारे में बताया था। तो ये थी इन सभी की डिस्कवरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो जो वैल्यू बताई थी कि चार्ज कितना होता है वो किसने बताया था, इसके आर ए मिलिकन ने। ठीक है, और इसको जो पहला मॉडल दिया था शुरुआत में वो किसने दिया, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। फिर रदरफोर्ड ने भी अपनी डिस्कवरीज करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर चैडविक ने लास्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। सो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।